हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हैदराबाद के सिकंदराबाद क्लब में लगी भीषण आग, फायर विभाग ने संभाला मोर्चा। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान संगठन, लखीमपुर से फिर शुरू होगा आंदोलन। 21 जनवरी को शुरू होगा आंदोलन। बीजेपी में शामिल हुई मुलायम की बहू अपर्णा, सोशल मीडिया पर अपर्णा को लेकर हो रही चर्चा। मुलायम सिंह के घर में सेंध हुई शुरू। परेड रिहर्सल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी हुई जारी। परेड के चलते कई रास्ते रहेंगे बंद। लता मंगेशकर हुई कोरोना संक्रमित, आईसीयू में चल रहा इलाज, निमोनिया से भी है पीड़ित। देश में वैक्सीनेशन का 1 साल हुआ पूरा, अब तक 156 करोड़ लगी डोज, कम समय में हासिल की बड़ी उपलब्धि। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से आंदोलन को लेकर कमर कस ली है। एसकेएम ने 1 महीने पहले दिल्ली की सीमाओं पर 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन अब इस मोर्चे ने ऐलान किया है कि वो 21 जनवरी से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। एसकेएम के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करेंगे। किसान संगठन अपने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग करेंगे। साथ ही साथ वो पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की मौत का मुद्दा भी उठाएंगे। बता दें कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर पिछले साल प्रदर्शनकारी किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगा है। अपर्णा यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है और अपर्णा मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली है। चुनाव आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ सियासी दलों की तरफ से एक दूसरे में सेंधमारी करना शुरू हो चुकी है। वहीं बीजेपी भी इस मामले में एसपी संरक्षक मुलायम सिंह के घर में सेंध लगा चुकी है। पिछले दिनों ही पार्टी ने मुलायम सिंह के करीबी और रिश्ते से समधी हरिओम यादव को बीजेपी में शामिल कराया है। वहीं अब सोशल मीडिया पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को लेकर चर्चाएं चल रही है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड अभ्यास से पहले शनिवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2022 का अभ्यास होगा। उस दौरान राजपथ रफी मार्ग, राजपथ जनपथ, राजपथ मानसिंह रोड और राजपथ सी हेक्सागन पर सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यातायात पर रोक रहेगी। विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ बंद रहेगा। ये परेड राजपथ पर विजय चौक से सी हेक्सागन तक निकाली जाएगी। एडवाइजरी के अनुसार अभ्यास के मद्देनजर ट्रैफिक रूट बदला जाएगा। यात्रियों से ट्रैफिक नियमों, सड़क अनुशासन और सभी चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देश का पालन करने का अनुरोध किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाने के लिए रिंग रोड के बजाय लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड, भैरव रोड, रिंग रोड इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा अरविंद मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अताकुर्क मार्ग, कौतिल्य मार्ग, सरदार पटेल मार्ग का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया गया है। लता मंगेशकर पिछले हफ्ते कोरोना संक्रमित हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वह फिलहाल आईसीयू में है और एक्सपर्ट डॉक्टर्स उनका इलाज भी कर रहे हैं। बता दें कि 92 साल की लता मंगेशकर को कोरोना के साथ निमोनिया भी है। हाल ही में ये गायिका का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उनका हेल्थ अपडेट देते हुए फैंस को उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। इसके साथ ही डॉक्टर ने बताया कि वो कुछ और दिनों तक आईसीयू में रहेगी। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ और दिनों तक आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रहेगी। उत्तराखंड एसटीएफ ने पुरानी करेंसी के बदले नए नोट बदलने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 4 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। रकम किसकी है, इसको लेकर ज्वालापुर कोतवाली में देर रात तक आरोपियों से पूछताछ चली। वहीं इस बारे में इनकम टैक्स विभाग को भी जानकारी दे दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड एसटीएफ को हरिद्वार में पुरानी करेंसी के बदले नए नोट बदलने की सूचना मिल रही थी। एसटीएफ ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया। शनिवार देर शाम एसटीएफ के इंस्पेक्टर अब्दुल कलाम की अगुवाई में टीम ने मध्य हरिद्वार के कॉलोनी में छापा मारा, जहां से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके कब्जे से नोटबंदी से पहले चलने वाले करीब 4 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए। सभी नोट 500 और 1000 के थे। बरामद रकम 4 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है।
भारत ने चीन को घेरने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। देश ने सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इसके लिए भारत ने ड्रैगन के दुश्मन देश फिलीपींस को ब्रह्मोस का निर्यात करने के लिए 37.5 करोड़ डॉलर का सौदा किया है। फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस ऑफ अवार्ड जारी किया है, जिसके तहत अगले हफ्ते तक दोनों देशों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। चीन को इस सौदे से बड़ा झटका लगा है। दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर चीन के साथ फिलीपींस का विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस अपने तटीय इलाकों में तैनात कर सकता है। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुए रविवार को 1 साल पूरा हो चुका है। 16 जनवरी 2021 से 15 जनवरी तक वैक्सीन के 156 करोड़ डोज लगाए गए हैं। देश में 94 करोड़ वयस्क और 15 से 18 साल के 7.40 करोड़ किशोर हैं। इन्हें मिलाकर फिलहाल वैक्सीन की आबादी 101.40 करोड़ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 64.31% यानी 65.21 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 89.16% यानी 90.41 करोड़ लोग सिंगल डोज लगवा चुके हैं। इस तरह से 10.99 करोड़ लोगों को एक भी डोज नहीं लगी है। 25.19 करोड़ लोगों को दूसरी डोज दिया जाना भी बाकी है। बता दें कि इस साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल वाले किशोरों को वैक्सीन लग रही है। अब तक 3,25,28,416 किशोर पहली डोज लगवा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 87% तो हिमाचल प्रदेश में 80% किशोरों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं पंजाब इसमें सबसे पीछे चल रहा है, जहां केवल 5% किशोरों को ही पहली डोज लगी है। 10 जनवरी से कोरोना वॉरियर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए शुरू हुए अभियान के बाद 38 लाख प्रिकॉशन डोज लगे हैं। यूपी के अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें टीकाकरण का टारगेट पूरा करने की जल्दबाजी में कर्मचारियों ने मरे हुए व्यक्ति का ही टीकाकरण कर दिया है। इतना ही नहीं, टीकाकरण करने के बाद भारत सरकार की टीकाकरण वेबसाइट में मृतक के टीकाकरण के दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। ये मामला अलीगढ़ के अलीनगर मोहल्ले का है, जिसमें व्यक्ति की मौत दिसंबर 2021 को हो गई थी। मौत के बाद नगर निगम ने जनवरी में मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने अपना टारगेट पूरा करने की जल्दबाजी में 15 जनवरी को उसका टीकाकरण दिखाते हुए प्रमाण पत्र जारी कर दिया। मुंबई पुलिस ने शनिवार को बताया कि 81 मुंबई पुलिसकर्मी पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसी के साथ शहर में कुल कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 1312 हो गई है। अब तक मुंबई पुलिस के कुल 126 कर्मियों की मौत कोरोना के चलते हुई है। वहीं पुणे में शनिवार को 31 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ पुणे में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 465 तक पहुंच चुकी है। मुंबई में शनिवार को 10,661 नए केस सामने आए, वहीं 11 लोगों की मौतें हुई। शहर में अभी 73,518 एक्टिव केस है। वहीं महाराष्ट्र में 42,462 नए केस सामने आए और 23 लोगों की मौत हुई। वहीं शनिवार को मुंबई में 21,474 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,69,046 नए मामले पाए गए हैं। वहीं 1,22,311 लोग ठीक हुए, जबकि 309 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। इसी तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,30,785 की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल देश में 15.42 लाख एक्टिव केस है। बता दें कि तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 15 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं नए संक्रमितों में केवल 213 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले शुक्रवार को 2.68 लाख लोग संक्रमित मिले थे। देश में अब तक कुल 3.71 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.50 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक 4,86,061 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि देश में 1 जनवरी को कुल एक्टिव केस का आंकड़ा 1,22,801 था। इस लिहाज से केवल 15 दिनों में कुल एक्टिव केस करीब 12.5 गुना हो गए हैं। कोरोना की जांच को लेकर दिल्ली के साथ देश में नए दिशा निर्देश लागू हो चुके हैं, लेकिन इन नए नियमों में अनजान लोग
कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के लिए दिल्ली में इधर उधर परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उन्हें फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। ऐसे में अगर उनके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी तो वे काम नहीं कर पाएंगे। इन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, इसलिए दोबारा जांच कराकर नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करने के लिए अलग अलग केंद्रों पर चक्कर लगा रहे हैं। नियमों के मुताबिक जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं है और वे संक्रमित है तो उन्हें दोबारा जांच या फिर नेगेटिव रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को तब तक जांच कराने की जरूरत नहीं है जब तक कि उन्हें कोई परेशानी ना हो या फिर उन्हें पहले से कोई अन्य बीमारी ना हो। इसके अलावा संपर्क में आए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे ज्यादा है तो उसके लिए जांच जरूरी है, क्योंकि इस उम्र में संक्रमण का जोखिम ज्यादा है। कोरोना की तीसरी लहर में अलीगढ़ में मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शनिवार को कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। दोनों मरीज संक्रमित थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हर दिन इजाफा हो रहा है और जिले में एक्टिव केस की संख्या 1436 हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीमों को अलर्ट कर दिया है और लगातार जिले में जांच की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए भी टीमें लगातार अभियान चला रही है, जिससे कि लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। देश के सबसे पुराने हैदराबाद स्थित सिकंदराबाद क्लब में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से करोड़ों के नुकसान होने की बात कही जा रही है। बता दें कि क्लब अंग्रेजों के शासन के दौरान निर्मित किया गया था। इस क्लब में शहर के बड़े बड़े अधिकारी और अमीर बिजनेसमैन ही साथ ही आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 3 बजे इस क्लब में आग लगने की घटना सामने आई और ये आग इतनी तेज थी कि पूरे क्लब में फैल गई थी। क्लब के प्रबंधन विभाग ने इस स्थिति में फायर विभाग को सूचित किया, जिसके कुछ देर बाद फायर विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की। मिली जानकारी के मुताबिक आग बुझाने में लगभग 10 फायर इंजनों का इस्तेमाल किया गया। आग बुझाने में लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। घटनास्थल पर प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य किया गया। राजस्थान में लगातार सर्दी का पारा हाई होता हुआ दिख रहा है। कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। राजधानी जयपुर में भी तापमान में गिरावट देखी गई है। शनिवार को यहां दिन का पारा 10 डिग्री के करीब रहा, वहीं रात में इसमें गिरावट देखने को मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 9 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल पूरे प्रदेश में सर्दी का सितम जारी रहेगा। विभाग की ओर से कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत रविवार को श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, अलवर और टोंक में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है। बीते 24 घंटे में ज्यादातर जिलों में रात का तापमान भी बढ़ चुका है। सुबह और शाम को चलने वाली सर्द हवाएं अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। 17 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ पारा बढ़ेगा। बता दें कि शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार को भी कई जिलों में तापमान गिरने के साथ ही कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है। कई जिलों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पारा गिरने से किसानों को अब अपनी फसलों की चिंता होने लगी है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप है और कोहरे के कारण ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है और कोहरे की मोटी परत की वजह से लखनऊ में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और लोगों को यातायात में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंड में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी का कहर राज्य में बढ़ता जा रहा है और राजधानी लखनऊ में कोहरे का कारण उसकी वजह से अंधेरा छा गया। शहर के चारों ओर घना कोहरा लगा हुआ है और इसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। घने कोहरे के कारण हाईवे पर वाहन बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसके कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हो चुके हैं। लखनऊ में रात से ही कोहरा लगना शुरू हो गया था और विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण ग्वालियर, चंबल अंचल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शनिवार को शिवपुरी का करेरा शहर सबसे ठंडा रहा। वहां दिन का अधिकतम तापमान लुढ़ककर 11.3 डिग्री रह गया। वहीं ग्वालियर में भी 12.6 डिग्री तापमान के साथ सर्दी ने 31 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में सबसे ठंडी रात भी शिवपुरी के पीपरसमा में रही। वह रात का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री रहा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी हो रही है। पूरे ग्वालियर, चंबल अंचल में शनिवार को कोल्ड डे रहा। मध्य प्रदेश में शिवपुरी का करेरा शहर सबसे ठंडा रहा और दिन का अधिकतम तापमान 11.3 डिग्री रहा। यहाँ पारा सामान्य से 10.2 डिग्री नीचे था।
ग्वालियर प्रदेश में दूसरा सबसे सर्द शहर रहा। ग्वालियर में सर्दी में 31 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 12.6 डिग्री रहा। इससे पहले साल 1990 में पारा इतने नीचे आया था। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच झारखंड सरकार ने राज्य में आंशिक लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है। वर्तमान परिदृश्य में जारी प्रतिबंध 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार शाम एक ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की। उन्होंने ट्वीट किया कि राज्य में 31 जनवरी तक लॉकडाउन की वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। जो भी पाबंदी या छूट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू है उसे राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक यथावत रखने का फैसला किया है। सरकार हालात पर लगातार समीक्षा कर रही है। आप सभी से अनुरोध है कि गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहे। बता दें कि हेमंत सरकार ने 4 जनवरी को कोविड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया था। अब ये प्रतिबंध 31 जनवरी तक जारी रहेगा। उस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, पर्यटन स्थल और खेल स्टेडियम बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य जारी रहेगा। सभी सिनेमा हॉल्स, बार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स 50% क्षमता के साथ 31 जनवरी तक चलेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड के दौरान गैर जरूरी आवाजाही पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। कश्मीर के मुख्य बाजारों के साथ साथ जम्मू संभाग में भी इसकी लगातार घोषणा की जा रही है। सुबह से ही पुलिस गैर जरूरी चीजों की दुकानों को बंद करवा रही है। इसके साथ ही अनावश्यक आवाजाही भी बंद कर दी गई है। बता दें कि पिछले 10 दिनों में 10 गुना संक्रमित मामले बढ़ गए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने प्रदेश के नागरिकों से खास तौर पर हफ्ते के अंत में अनावश्यक और गैर जरूरी आवाजाही और गतिविधियों को रोकने की अपील की है। इसके साथ मंडल और जिला प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल और SOP के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की बात भी कही गई है। गुजरात पाटन के हारिस शहर में श्री कृष्ण गौशाला और गांव के लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के संग संतवानी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संत श्री गुरु कालिदास बापू ने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की बात कही। संत श्री गुरु कालिदास बापू ने हिंदू सनातन धर्म की बात बताई। उन्होंने आगे बताया कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा जिस दिन मिलेगा उसी दिन इस देश में से कोरोना खत्म हो जाएगा। और एक होकर अभी हमारी हिंदूवादी सरकार को विनती करो कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो। ये कोरोना, ये महामारी, ये सब दर्द मिटाना है, सब महामारी को मिटाना है तो सबसे पहले भारतवर्ष में गौ माता की हत्या बंद हो जानी चाहिए। जिस दिन गौ माता के खून का बूंद भारत की धरती पर गिरना बंद हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत भारतवर्ष के सामने आंख उठा के देख नहीं पाएगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारत माता की जय। शिव शक्ति, गुरु गोधाम, आनंद आश्रम, डेकावड़ा में कालिदास जी महाराज। ताजा कलम, जिसके दिल में गौ गंगा और गायत्री के प्रति प्रेम हो और भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जिसके भीतर में तमन्ना हो, ऐसे लोगों को ही कालिदास जी महाराज के आश्रम में, आनंद आश्रम डेकावड़ा आने की परमिशन है और लोगों को परमिशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार 11 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद इनका कुल वैल्यूएशन 10.95 लाख करोड़ रुपए रहा। इनमें से 3 कंपनियां 2-2 लाख करोड़ रुपए के पार है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद गौतम अडानी की रैंकिंग में भी सुधार आया। अब वे दुनिया के 13वें नंबर के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। अभी तक वे 14वें नंबर पर थे। सबसे ज्यादा मार्केट कैप अडानी ग्रीन एनर्जी का है जो 2.65 लाख करोड़ रुपए है, जबकि अडानी ट्रांसमिशन का 2.21 लाख करोड़ रुपए है। अडानी एंटरप्राइजेस का वैल्यूएशन 2.05 लाख करोड़ रुपए है। अडानी टोटल गैस का मार्केट कैप 1.98 लाख करोड़ रुपए है। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज पॉइंट ने मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।